बरसात की शाम थी। छोटे से कस्बे में बिजली अक्सर जाती रहती थी और आज भी वही हुआ। सुमित्रा देवी आंगन में बैठी धूप में सुखाए बर्तन समेट रही थी। उनका बेटा अमित पास के किराने की दुकान में नौकरी करता था। बहू रीना रसोई में चाय बना रही थी और घर में सबसे छोटा सदस्य अमित का भाई रोहित, जो कॉलेज में पढ़ता था, अपनी किताब में डूबा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर इस घर में पिछले 3 दिनों से एक अजीब खामोशी थी। कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। रीना जब भी सास से कुछ कहती, सुमित्रा बस हूं में जवाब देती। रोहित ने भी घर में जरूरत के अलावा किसी से बोलना कम कर दिया था। कारण, घर के पिछले हिस्से में बने एक पुराने कमरे की बंद खिड़की। 3 दिन पहले अचानक उस कमरे से हल्की सी आवाज आई थी, जैसे कोई अंदर फुसफुसा रहा हो। रोहित ने पहले सोचा कि शायद बिल्ली घुस आई होगी, लेकिन जब दरवाज़ा खोलने गया तो ताला टूटा हुआ नहीं, बल्कि अंदर से बंद था। और उस कमरे में पिछले 5 साल से कोई नहीं गया था, क्योंकि वो कमरा अमित के पिता की मौत के बाद से हमेशा बंद था। अगले दिन सुबह रीना ने देखा कि कमरे की खिड़की का पर्दा अंदर से हिल रहा था। हवा तो थी नहीं। उसने डरते डरते सास को बताया, लेकिन सुमित्रा देवी ने गुस्से में कहा, उस कमरे के बारे में कोई बात नहीं करेगा, वहां मत जाना। रीना चुप हो गई, लेकिन मन में सवालों का तूफान था। शाम को जब अमित दुकान से आया तो उसने भी सुना कि कमरे के अंदर जैसे कोई चीज गिर रही हो। वो डर और शक के बीच खड़ा रहा, लेकिन सास के डरावने चेहरे को देखकर उसने भी बात वहीं खत्म कर दी। उस रात बिजली फिर चली गई। पूरा घर अंधेरे में था। रीना पानी भरने के लिए आंगन में गई, तभी उसने देखा खिड़की के कमरे में हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। उसका दिल धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पास गई, लेकिन जैसे ही खिड़की के पास पहुंची, रोशनी बुझ गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसें भी उसे भारी लग रही थी। अचानक अंदर से किसी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। रीना डर के मारे पीछे हट गई और दौड़कर कमरे में चली गई। उसने अमित को जगाया, लेकिन जब दोनों खिड़की के पास पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, न रोशनी न आवाज, बस ताले में जंग लगा हुआ था। अगले दिन सुबह सुमित्रा देवी बहुत जल्दी उठ गईं। उन्होंने बिना किसी को बताए उस कमरे के सामने जाकर धीरे से दरवाज़ा छुआ। रोहित ने उन्हें देख लिया और चुपचाप कोने में खड़ा हो गया। सुमित्रा देवी की आंखें उस समय अजीब लग रही थीं, जैसे वो डर और दुख के बीच झूल रही हों। रोहित ने देखा कि सास ने अपने पल्लू से ताले को ढककर कुछ फुसफुसाया। शब्द साफ नहीं सुनाई दिए, पर ऐसा लगा जैसे वो किसी को मनाने की कोशिश कर रही हो। बस थोड़ा और, सब ठीक हो जाएगा। शाम को अमित काम से लौटा तो उसने देखा कि घर का माहौल और भी अजीब हो गया था। रीना बिल्कुल चुप थी, रोहित कमरे में बंद था और सुमित्रा देवी मंदिर के सामने बैठी थी, जैसे कोई व्रत कर रही हूं। अचानक रीना चीख पड़ी, अमित देखो, ताला ताला खुला है। सभी दौड़कर कमरे के पास पहुंचे। ताला सचमुच खुला हुआ था, लेकिन दरवाज़ा फिर भी अंदर से अटका था। रोहित ने जोर लगाया तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फर्श पर कुछ पड़ा था। एक पुराना फोटो फ्रेम, जिसमें अमित के पिता थे और उनके साथ एक अनजान औरत की तस्वीर। हमारी कहानी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। कमरे में मिली पुरानी फोटो देखकर सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया। फोटो में अमित के पिता रामस्वरूप जी साफ नजर आ रहे थे, लेकिन उनके साथ जो औरत खड़ी थी वो घर के किसी भी सदस्य ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देख रीना के रोंगटे खड़े हो गए। सुमित्रा देवी ने फोटो देखते ही हाथ से झपटकर उसे उठा लिया और बिना कुछ कहे कमरे के भीतर चली गई। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। अमित ने हैरानी से कहा, माँ, ये कौन है और पिताजी के साथ ही फोटो हमारे घर में क्यों छुपा कर रखा था? अंदर से सुमित्रा देवी की आवाज आई, इन बातों में मत पड़ो अमित, जो बीत गया उसे खोदोगे तो घर में चैन नहीं रहेगा। रीना ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन ये फोटो इस बंद कमरे में कैसे पहुंची और ये ताला अपने आप कैसे खुला? सास ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा,
अगर घर की शांति चाहिए तो इस कमरे के पास मत आना। उस रात रोहित को नींद नहीं आई। वो कॉलेज का लड़का था, लेकिन किताबों से ज्यादा रहस्यों में दिलचस्पी रखता था। उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या पिताजी की जिंदगी का कोई छुपा हुआ राज था? क्या वो औरत उनकी पुरानी दोस्त थी, या कुछ और? रात के करीब 1 बजे जब सब सो गए थे, रोहित चुपचाप उठा और कमरे की तरफ गया। दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन उसने खिड़की में से झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था, बस कोने में वही फोटो फ्रेम टेबल पर रखा था। लेकिन फोटो में अब सिर्फ वो अनजान औरत थी, पिताजी की तस्वीर जैसे धुंधली होकर गायब हो चुकी थी। रोहित डर से पीछे हट गया। उसे लगा कि उसकी आंखों ने धोखा दिया है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह होते ही रोहित ने ये बात अमित और रीना को बताई। अमित ने गुस्से में कहा, तुम्हारी आदत है रात में बकवास देखने की। फोटो में सब कुछ ठीक था, तुम बस डर गए होंगे। रीना ने अमित को चुप कराते हुए कहा, नहीं अमित, मैं मानती हूं कि इस कमरे में कुछ अजीब है। तुम्हें याद है कल रोशनी देखी थी और ताला अपने आप खुला था? ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। सुमित्रा देवी ने ये बातें सुन ली और तेज आवाज में बोली, बस अब इस विषय पर कोई बात नहीं करेगा। दोपहर को जब सुमित्रा देवी बाजार गई, रोहित और रीना ने मौका देखकर फिर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। ताला तो बंद था, लेकिन रोहित ने किसी तरह पुरानी चाबी से उसे खोल लिया। कमरा पुरानी लकड़ी की गंध और धूल से भरा था। दीवार पर एक टूटी घड़ी टंगी थी जो 3:15 पर अटक गई थी। टेबल पर फोटो के पास एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। रीना ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, अगर ये कागज किसी ने पढ़ा तो समझ लेना कि खतरा बहुत करीब है। इस कमरे को बंद रखना जरूरी है। उसकी आंखों से मत मिलना, वरना। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा फटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। रोहित और रीना चिट्ठी पढ़ ही रहे थे कि अचानक कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका आया। खिड़की अपने आप खुल गई और फोटो फ्रेम जमीन पर गिरकर चटक गया। गिरते ही फोटो के पीछे से एक और कागज निकला। उसमें सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2019। रीना के चेहरे का रंग उड़ गया। अमित के पिताजी की मौत भी इसी तारीख को हुई थी। शाम को जब सुमित्रा देवी लौटी, उन्होंने देखा कि फोटो फ्रेम टूटा हुआ है और चिट्ठी गायब है। उनके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। उन्होंने बिना कुछ कहे कमरे का ताला फिर से बदल दिया। रात के खाने पर उन्होंने किसी से बात नहीं की, बस बीच बीच में रोहित और रीना को ऐसी नजरों से देखती रहीं जैसे वो जानती हों कि उन्होंने कमरे में घुसने की कोशिश की है। उस रात रोहित को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही अनजान औरत उसके कमरे में खड़ी है, उसके कान के पास आकर फुसफुसा रही है, तुम सच के करीब हो, लेकिन मां से सावधान रहो। रोहित पसीने से तरबतर उठ बैठा। उसने कमरे की बत्ती जलाई तो देखा कि खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी और खिड़की के पास जमीन पर पानी की बूंदें थीं, जैसे कोई गीले पैरों से अंदर आया हो। अगले दिन अमित खुद बेचैन दिखा। उसने रोहित और रीना को अलग ले जाकर कहा, मुझे नहीं पता माँ क्यों छुपा रही हैं, लेकिन कल दुकान पर एक आदमी आया था। उसने मुझे देखकर कहा, तुम्हारे पिताजी के बारे में सच्चाई जानना चाहते हो तो उस कमरे में मत जाना, वरना कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अमित ने कहा, उस आदमी का चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। शाम को घर में फिर अजीब घटना हुई। ताला लगे होने के बावजूद कमरे से हारमोनियम की आवाज आने लगी, जैसे कोई पुराना गाना बजा रहा हो। सुमित्रा देवी उस वक्त पूजा कर रही थी, लेकिन आवाज सुनते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने पूजा अधूरी छोड़ दी और कमरे के दरवाजे पर जाकर जोर से बोली, बस करो, तुमने वादा किया था। आवाज तुरंत बंद हो गई, लेकिन उसी पल ताले में दरार आ गई और दरवाजा थोड़ा खुल गया। अंदर अंधेरे में वो अनजान औरत की परछाई साफ दिख रही थी और वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से आती ठंडी हवा, अंधेरे में हिलती परछाई और वो धीमी सी कदमों की आहट। रीना ने डर के मारे अमित का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन तभी सुमित्रा देवी ने जोर से दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। उनका चेहरा पसीने से भीगा था। मैंने कहा था, इस कमरे के पास मत आना, वो चीखते हुए बोली, फिर ताला बदलने लगी। अमित ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अब और नहीं माँ, हमें सच बताइए, आखिर ये औरत कौन है?
सुमित्रा देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोलीं, वो तुम्हारे पिताजी की पुरानी जान पहचान थी। नाम था शांति। तुम्हारे पिताजी का उससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वो पागलपन की हद तक उनसे प्यार करती थी। जब उन्होंने उसे ठुकराया तो उसने हमारे घर में आकर खुदकुशी कर ली, इसी कमरे में। रीना ने डरते हुए पूछा, तो फिर उसकी आत्मा? सुमित्रा देवी ने सिर झुका लिया। हाँ, वो आज भी यहाँ है। मैंने एक बाबा की मदद से वादा लिया था कि वो हम पर हमला नहीं करेगी, बस इस कमरे में रहेगी। लेकिन वादा टूटने लगा है। रोहित को अचानक याद आया फोटो के पीछे लिखी तारीख, 17 जुलाई 2019। उसने पूछा, माँ, ये वही दिन है जब पिताजी की मौत हुई थी, है ना? सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, उस दिन तुम्हारे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन मैं जानती हूँ कि असल में क्या हुआ था। शांति की आत्मा ने उनका दम घोट दिया था, क्योंकि वो उन्हें हमेशा के लिए अपने पास चाहती थी। उस रात घर में अजीब बेचैनी थी। खिड़कियां अपने आप खुल रही थीं, बर्तन गिरने की आवाजें आ रही थीं और दीवारों पर परछाइयां दौड़ रही थीं। करीब आधी रात को कमरे का ताला अपने आप खुल गया और दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराने लगा। अंदर से वही औरत, शांति, बाहर निकली। उसके लंबे खुले बाल, सफ़ेद साड़ी और खाली आंखें। उसके पैरों के निशान गीले थे, जैसे वो किसी नदी से निकल कर आई हो। वो सीधा अमित की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके कदम रुक गए जब उसने रोहित को देखा। उसके होठों से आवाज निकली, तुम बिल्कुल उसी जैसे दिखते हो। शांति ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। अब मैं उनका बेटा अपने पास ले जाऊंगी। रीना रो पड़ी, नहीं, उसे छोड़ दो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शांति की आंखों में गुस्सा भर गया। तुम सबने मुझे यहाँ कैद कर रखा था, अब मैं आज़ाद हो जाऊंगी। सुमित्रा देवी ने कांपते हुए जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। शांति, याद करो, मैंने तुम्हें रोते हुए सुना था। मैंने तुम्हें शांति दिलाने की कसम खाई थी। अगर आज तुम रुक गई तो मैं तुम्हारी अस्थियां तुम्हारे गांव पहुंचा दूंगी। शांति की आंखों में कुछ पल के लिए नमी आ गई, लेकिन फिर चेहरा कठोर हो गया। बहुत देर हो चुकी है। शांति ने अचानक तेज चीख मारी और हवा का जोरदार झोंका घर में फैल गया। बत्तियां फट गईं, खिड़कियां बंद हो गईं। अमित और रोहित जमीन पर गिर पड़े। रीना ने हिम्मत करके वो ताबीज उठाया और सीधा शांति की तरफ बढ़ी। अगर तुझे शांति चाहिए तो ये ले, मथु। रीना ने ताबीज उसके हाथ में रख दिया। शांति ने जैसे ही ताबीज पकड़ा, उसका चेहरा दर्द से भर गया। वो चीखते हुए पीछे हटने लगी। उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। कुछ ही पलों में कमरा खाली हो गया। ताबीज जमीन पर गिरा था और उसके पास एक पुरानी चूड़ी पड़ी थी। सुमित्रा देवी ने चूड़ी उठाकर कहा, ये उसकी आखिरी निशानी है, अब वो चैन में होगी। अगले दिन उन्होंने सच में शांति की अस्थियां उसके गांव पहुंचवाई। घर में फिर शांति लौट आई, लेकिन उस बंद कमरे का दरवाज़ा कभी नहीं खोला गया। रीना, अमित और रोहित अक्सर सोचते, क्या सच में वो आत्मा चली गई या फिर किसी नए मौके का इंतजार कर रही है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए फ्रिज कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए, आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।